ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है आई थिंक। ओके, सो माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल? और एक बार बता देंगे बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक। तो दिख रहा है ना अच्छे से? उल्टा तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? आते हैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन में, ठीक है? विजिबल क्लियरली एंड माय ऑडियो इज आल्सो ऑडिबल स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, तो हमारा तो ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 13। ओके, ये 13 नंबर हमारा चैप्टर है जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है, जिसका वेटेज सीबीएसई के अनुसार 7 या 8 मार्क का है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सैंपल पेपर उसका जो वेटेज आ जा रहा है प्रोबेबिलिटी से दैट इज अराउंड 7 to 8 मार्क्स, ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है 40 से 7 और 8 मार्क मतलब आपका 20% सिलेबस यहाँ पे ही आ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा। तो इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, उसको आपको अच्छे से थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो हमने 10th में पढ़ा था, जो हमने 11th में पढ़ा था, उतना में ही बेसिक्स नहीं है, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन में आप लोगों को उसको कवर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, और उसको इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में हम क्लास 12 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जब मैं अभी ये इंट्रोडक्शन दूंगा, ये इंट्रोडक्शन में मैं पहले आप लोगों को थोड़ा 11th का फंडा क्लियर करूंगा, जिसमें कि 11th का फंडा बहुत जगह में आप लोगों को 12th में हेल्प करेगा। तो पहले थोड़ा समझ जाते हैं इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, फिर हम 12th का जो स्टार्टिंग हमारा कॉन्सेप्ट है 13.1 का, दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक कंप्लीट करवा देना, ताकि उसको लेके 13.1 का जितना भी प्रॉब्लम होगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास जब हम अभी कंटिन्यूअसली मैं एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी का 4 या 5 क्लास एटलीस्ट लूंगा आप लोगों का, उसमें हम प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? उसमें क्या होगा ना, आप लोगों को और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और जितना कॉन्सेप्ट आपका बाकी भी था वो भी और एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो स्टार्ट करते हैं फिर प्रोबेबिलिटी। इंट्रोडक्शन में आते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में जब आएंगे तो मैं और पूरा इंट्रोडक्शन नहीं जा रहा, मतलब जो बेसिक टर्म्स होता है ये तो आपको पता ही होगा, आउटकम्स क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, वो सब हमने 10th 11th में पढ़ के रखा है। जो चाहिए मैं वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, और इसके बाद क्लास के बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो दे दूंगा 13.1 का। पहले से कोई देखा होगा तो सही है, बट समझ जाने के बाद और एक बार जब आप लोग वीडियो को देखेगा और इफेक्टिवली आप उसको समझ पाओगे। समझ में आ रहा है? तो पहले क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अटेंड करेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद फिर आप लोग ट्राई करना 13.1 को करने के लिए। और नोट्स अपडेट के लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो दे दूंगा, वहां से आप लोग जितना भी नोट्स लिखना है वहां से आप लोग अपडेट कर देना आप लोगों की कॉपी में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। और सबका थोड़ा सा रेस्पॉन्स चाहिए मुझे, ठीक है? तो आई होप कि सबको ही थोड़ा रेस्पॉन्स करेंगे, सबको ही यस सर बोलेंगे, तभी थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। ऑनलाइन में क्लास चल रहा है, बहुत दिन के बाद हमने स्टार्ट किया, क्योंकि ऑफलाइन अभी बुला के क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फिर आप लोग का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि हर दिन 1 घंटा एटलीस्ट आप लोग अगर दे पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, तो एटलीस्ट ये वीक के अंदर ही हम हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आसानी से कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि इसका वेटेज 8 मार्क का हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको जैसे भी करके इसको करना पड़ेगा। और अगर हम डिटेलली सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग कर लोगे तो बहुत आसानी से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, तो उसका टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो आते हैं, हमारा जो बेसिक जो रूल होता है प्रोबेबिलिटी का,
जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है प्रोबेबिलिटी का, ये तो आपको पता ही होगा, दैट इज नोन एज फेवरेबल आउटकम्स। जितना फेवर में आता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितना हम टोटल आउटकम्स रहता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल इवेंट आपको निकाल पाते हैं। आ गया समझ में? उसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि n ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय n ऑफ सैंपल स्पेस, ये भी आपको पता ही होगा, n ऑफ e बाय n ऑफ s। n ऑफ e मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट, कितना इवेंट में एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितना इवेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। जब हम डिवाइड करते हैं तो मैं कोई भी इवेंट का पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकाल पाता हूं। इतना तक तो सबका क्लियर है? ये वाला हमने 10th में भी पढ़ा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का। इतना तक क्लियर सबका? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी गिवन बाय फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Sir. अभी यस, एनी डाउट? डाउट अगर होगा तो पूछना आप लोग। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, एक डाई मैंने थ्रो किया। मैं पूछा आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। और एक बार मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, डन। एंड और एक बार मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन जीरो, ठीक है। और एक बार मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन सेवन, ठीक है। तो लिख लो जो जो इवेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। इज इट विजिबल क्लियरली बच्चों? सबको विजिबल हो रहा है अच्छे से? Yes, sir. Okay, so first write down some of the examples related to your probability. Basics हम पहले पढ़ेंगे, मैंने जैसे बोला आपको, पहले हम बेसिक्स का थोड़ा देख लेते हैं, फिर मैं आपको 12th क्लास को धीरे धीरे उसको रिलेट करवाऊंगा। रिटन ऑल ऑफ यू, लिखना हो गया सबका? Yes, sir. तो अभी थोड़ा अगर देखेंगे अच्छे से तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर का मतलब क्या है? इवन नंबर, अच्छा हमारा जब ए डाई थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या होता है आपको बताएं कि जब एक इवेंट क्रिएट होता है, इवेंट एक फॉर्म होता है, तो वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहता है, पॉसिबल आउटकम्स रहता है, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, जिसको कि किसमें डिनोट करते हैं? कैपिटल एस में डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एस कितना होगा? देखो एक डाई अगर थ्रो किया गया तो उसका कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा उसका पॉसिबल आउटकम्स। यस और नो? द पॉसिबल आउटकम्स विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। इज दैट क्लियर? तो अगर हम देखेंगे एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस कितना हो रहा है बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विल बी 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विल बी हाउ मच? 6। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 6, तो मुझे भी बताओ इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? अच्छा, तो हम सैंपल स्पेस से डिफाइन करेंगे, उसका ही सबसेट होता है। तो इवन नंबर कौन कौन आ रहा है? देखो 2 4 6 आ रहा है, तो उसका पॉसिबल आउटकम्स अगर मैं देखूंगा एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस करूंगा, तो ये इवेंट का फेवरेबल आउटकम्स आ रहा है 3, ये इवेंट का फेवरेबल आउटकम्स आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है 6। So obviously the probability will become 1/2. Getting clear all of you? Even number का possibilities 3 बार था, total number of possibilities 6 बार था, तो 2/6 और we can have 1/2 with us. Done? इतना तक क्लियर सबका? जब हम इसका n of e by n of s निकाले कितना होगा जल्दी से बताएंगे? Getting an odd number का possibilities कितना होगा बताओ? Odd number भी हमारा 3/6 and that is 1/2। ये भी क्लियर सबका? ये भी सबका क्लियर है बच्चों?
इवन नंबर का भी 1/2, ऑड नंबर का भी कितना 1/2। अभी मुझे बताओ तो गेटिंग ए नंबर मोर देन जीरो का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताएंगे? अगर मैं आपको पूछूं कि मोर देन जीरो होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स में आपका 6 का 6 आएगा, क्योंकि मोर देन जीरो में आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा एंड 6 भी आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 6। तो 6/6 दैट विल बिकम हाउ मच? 1। तो इधर में आपका प्रोबेबिलिटी हो गया कितना? 1 ऑब्वियसली। जब हम गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7 बोलेंगे, अभी मुझे बताओ इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा बच्चों? What will be the probability of that event? 0. 0, because the number of favorable outcomes will be 0, total number of outcomes will be 6, so 0/6 again it will become 0. Getting clear all of you? So in this way we can find out the respective probability of the respective event. ये तो सबका क्लियर है फिर? तो इस टाइप का इवेंट को क्या बोलते हैं और इस टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं? कैन एनीवन डिफाइन? ये वाला जो इवेंट होता है इसको हम कुछ नेम से नामित करते हैं और इसको एक कुछ नेम से हम जानते हैं। तो क्या होता है उसका नाम, कौन बताएगा? पहला वाला जो ग्रेटर देन जीरो, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 निकला, उस टाइप का इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको याद है? दोज इवेंट्स आर सेड टू बी, एनीवन? दोज इवेंट्स आर सेड टू बी श्योर इवेंट। दोज इवेंट्स आर सेड टू बी व्हिच इवेंट? श्योर इवेंट। ठीक है। और जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 निकल गया है, those type of events are said to be which type of event? Impossible event। याद आ रहा है सबको? 10th में भी पढ़ा था हमने। So the event where the probability is 0 is called impossible event and the event where the probability is 1 is called sure event. I hope it is very much clear now to everyone. Yes sir. इतना तक बच्चों सबका क्लियर? बताएंगे जल्दी से? Yes sir. Yes sir. ओके। अभी मैं, ये तो सिंगल डाई वाला था, ठीक है। एक में टू कॉइन्स आर टॉस्ड, और 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। आ रहा है ना उतना में? हाँ। अच्छा बच्चों, मुझे आप लोग थोड़ा बताओ, ये जो मैं जो लिखा इवेंट यहाँ पे दिख रहा है सबको? एक मैंने लिखा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, एक साथ मैंने 2 कॉइन को टॉस किया। और सेकंड में क्या लिखा है? एक कॉइन जो है उसको एक बार टॉस किया, फिर उसको और एक बार टॉस किया। तो 2 coins are tossed simultaneously and 1 coin is tossed twice। दोनों का पॉसिबल आउटकम्स हमेशा सेम होगा। गेटिंग क्लियर? तो सैंपल स्पेस इसका कितना हो जाएगा बताओ? आइदर हेडेड या फिर टेल, या तो हेड टेल या तो टेल हेड। क्या ये सबका क्लियर? क्या ये सबका क्लियर? एक होगा हेड हेड, एक होगा टेल, एक होगा हेड टेल और एक होगा टेल हेड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इट इज क्लियर बच्चों? Yes sir. हाँ सर। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि आप लोग अगर 2 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो या फिर एक कॉइन को टॉस किए, वो आया, फिर से उसको टॉस किए, तो दोनों का जो पॉसिबल आउटकम्स रहेगा वो 4 ही होगा। फॉर्मूला क्या था? जितना है पॉसिबल आउटकम्स 2, कितना बार हम कर रहे हैं? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर दैट विल बिकम 4। गेटिंग क्लियर? तो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2 का स्क्वायर एंड दैट विल बिकम 4। तो आई होप ये वाला बात सबको भी समझ में आ गया। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। 2 कॉइन, अच्छा अगर मैं 3 कॉइन का भी लूं, जहां पे लिखा होगा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ मैंने टॉस किया, या फिर 1 कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 1 2 3, उसका भी आउटकम सेम रहेगा और उसका हो जाएगा 2 का 3, क्योंकि 2 है आउटकम्स,
3 बार कर रहे हैं तो 2 to the power 3 दैट विल बिकम 8, तो उसका 8 आउटकम्स हो जाएगा टोटल आउटकम्स। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जा रहा है। अच्छा, तो क्लियर है। अभी मैं कुछ प्रोबेबिलिटी का, इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा रहा हूं। इतना तक सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, इतना sir. तक बच्चों सबका क्लियर? अभी मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, डन। और एक में मैं लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, 2 टेल्स सपोज। और एक में मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। लिख लेंगे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सब समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, क्या मैं बोल रहा हूं? ऑल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, राइट इट डाउन फर्स्ट क्विकली। थोड़ा हाथ जल्दी चलाएंगे क्योंकि हमको बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन करवाना है। रिटन? Yes, sir. स्वस्तिका, पूजा, आदित्य, सना, दिव्या, ऑल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट? पूरबी, प्रतीक, Yes, गौरव? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। जहां पे भी डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं और एक बार, ताकि आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा और एक साथ में सारा कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बार बार पूछना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी में ये 3 टर्म, जैसे कि मुझे आपको मैं बोला हूं पहले से ही, प्रोबेबिलिटी में टर्म्स में ही सब कुछ छुपा रहता है। एट मोस्ट, एक में लिखा है एट मोस्ट, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और एक में लिखा गया है एट लीस्ट, ठीक है, और एक में लिखा गया है एग्जैक्टली। इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? एटमोस्ट और एटलीस्ट और एग्जैक्टली का एनीवन? कुछ भी आइडिया होगा? एटमोस्ट जब बोलेगा तो हम क्या किसको देखेंगे? एटमोस्ट मतलब हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम उतना नंबर होना चाहिए, मैक्सिमम एट मोस्ट। एटलीस्ट मतलब हमेशा याद रखना कि मिनिमम उतना नंबर हमारा होना चाहिए। गेटिंग क्लियर? और एग्जैक्टली का मतलब सेम उतना ही नंबर होना चाहिए, जितना बोला है उतना ही होना चाहिए। गेटिंग क्लियर? एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, और एग्जैक्टली मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी देयर। तो क्या ये सबका क्लियर है? फिर कॉन्सेप्ट क्लियर इतना तक? तो अभी देखो कितना इजी हो जाएगा आपको समझने में। एटमोस्ट 2 हेड्स, सैंपल स्पेस आपके पास है, एटमोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 2। मिनिमम सर कितना होगा? फिर मिनिमम 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 को नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। बच्चे इसको स्किप कर लेते हैं। तो जब एटमोस्ट 2 हेड बोला है तो वी कैन कंसिडर HH, यस और नो? पहले बताएंगे। HH वी कैन कंसिडर, यस। TT, can we consider TT? Yes, because in TT 0 number of heads are there, 0 head है तो we can consider, क्योंकि मैक्सिमम मुझे 2 चाहिए था, 0 उसका नीचे में आ रहा है तो 0 we can consider। बच्चे इसको राउंड कर लेते हैं, सर यहाँ पे तो हेड नहीं है तो हम नहीं लेंगे, नहीं, we have to take that TT also, done। Then we can also take HT, we can also take HT, done, we can also take HT, and we can also take TH also, yes or no? गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड में, मैक्सिमम 2 हेड में इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। समझ में आया? तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ? 4/4, दैट विल बिकम 1। दिस इज ए श्योर इवेंट, दिस इज ए श्योर इवेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा भी? Yes, sir. एट मोस्ट, Yes, sir. अगर मैं पूछूं एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया 2 है, उससे नीचे नहीं आएगा, उससे ऊपर हो सकता है,
उससे नीचे हम नहीं ले सकते। मतलब मिनिमम 2 बोल दिया, मतलब मैं 1 नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता, मैं 2 लूंगा या फिर 2 से ज्यादा लूंगा। समझ में आ गया? तो 2 टेल ले सकते हैं हम, तो ओनली यू कैन कंसिडर टी टी। ठीक है, एच एच हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 0 टेल है, नीचे आ जा रहा है। एच टी नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे 1 टेल है, वो भी कम आ जा रहा है। टी एच हम नहीं ले सकते, वहां पे भी 1 ही टेल है जो कि नीचे आ जा रहा है। मुझे एटलीस्ट 2 चाहिए था, तो 2 टेल होने के लिए मुझे बस टी टी ही दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 हो जाएगा। तो क्या ये भी क्लियर है सबका? उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 1/4। सो आई होप इट इज वेरी मच नाउ क्लियर टू एवरीवन। डन? Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, कौन होगा बताओ? कौन आउटकम्स आएगा हेड हेड में? ऑब्वियसली एच एंड एच आएगा। एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए, तो टेल टेल में 2 हेड नहीं आ रहा, एच टी में भी नहीं आ रहा, टी एच में भी नहीं आ रहा, तो ओनली हम वी कैन टेक टी एच एच ऑल्सो। तो अगर हम एच एच ले रहे हैं तो उसका पॉसिबल आउटकम्स कितना हो रहा है? 1/4 हो रहा है। तो आई होप इट इज नाउ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो इन दिस वे बेसिक टर्म से ये जो कि हमने 10th और 11th में पढ़ के आए हैं, मैंने बस बेसिक थोड़ा सा समझा रहा था, इसलिए आपको समझा दिया कि एक्चुअली ये क्या होता है, क्योंकि इसी से रिलेट करके मैं जो अभी नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं, अभी मैं इसी से रिलेट करके आपको बताऊंगा। दैट्स वाई मैंने इसको समझा दिया पहले आप लोगों को। तो आई होप जितना भी हमने अभी तक कवर किया सब कुछ क्लियर है सब बच्चों का भी? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ऑल क्लियर ना? ये बात याद रखेंगे कि डाई के केस में अगर आप एक बार टॉस कर रहे हो तो उसका फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा बताओ? 2 का पावर 1 दैट इज 2। ठीक है, जब आप 2 बार टॉस कर रहे हो तो उसका कितना हो जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर दैट इज 4। समझ में आ गया? सॉरी डाई लिख रहा हूं यहाँ पे है, ये होगा कॉइन ना, डाई नहीं, सॉरी ये कॉइन का बात कर रहा हूं। अगर मैं उसको 3 बार टॉस कर रहा हूं तो उसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल नंबर आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स 2 टू द पावर 3 दैट विल बिकम 8। ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप 4 बार कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका 2 का 4 दैट इज 16। तो मैक्सिमम आपका 18 तक दे देता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कॉइन वाला। और डाई वाला अगर मैं लूं तो एक बार अगर डाई को थ्रो कर रहा हूं तो उसका 6 टू द पावर 1 होता है, दैट विल बिकम 6। जब 2 बार डाई को रोल करता हूं तो हो जाता है 6 का स्क्वायर दैट विल बिकम कितना? 36। जब मैं 3 बार रोल करता हूं उसका हो जाता है 6 का क्यूब दैट विल बिकम 216 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। वैसे ही ये दोनों बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प करेगा ये। सो आई होप इट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर बच्चों नाउ टू एवरीवन। Yes, sir. इतना तक सबका क्लियर है अभी तक? कैन आई इरेज ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स? बेसिक कॉन्सेप्ट था ये सब जो कि हमको चाहिए था, और जो कि हम हमेशा हमको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, बट एट दैट जब जरूरत होगा तभी हम भूल जाते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 10th तक कैसे हम निकाल रहे थे, 11th में हमने क्या सीखा, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। बट 11th में हमने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और 11th में जो था बहुत बच्चों को याद होगा, बहुत बच्चों को याद होगा या नहीं मुझे नहीं पता। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच एक था प्रोबेबिलिटी निकालने का, जिसमें हम इंडिविजुअल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी को निकाल के उसको ऐड करते थे। ये जो फॉर्मूला था, ये जो हमने किया, दैट इज अप टू क्लास 10, क्योंकि क्लास 10 में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पूछा जाता था, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बट 11th में जब हम आए, वहां पे एक नया अप्रोच हमने सीखा प्रोबेबिलिटी निकालने का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच करके प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था, जो कि क्लास 12 में जरूरी है। कब जरूरी है, कहां पे जरूरी है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले हम देख लेते कॉन्सेप्ट क्या था उसका, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये वाला मेथड कहां पे यूज करेंगे और कहां पे नहीं यूज करेंगे, और कहां पे ये जनरल मेथड यूज करेंगे। तो कैन आई इरेज ऑल दिस कॉन्सेप्ट? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन।
All clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Can anyone take the screenshot of that page quickly? Ankit, Sweta, anyone can take the screenshot. Done? Taken? Yes, sir. So I am erasing it, ध्यान से देखेंगे अभी क्या हम पढ़ने वाले हैं, अभी ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सा अभी बात मैं बताने वाला हूं, इसलिए इतना तक लिखना हो गया सबका? कॉपी में थोड़ा लिख रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूं अभी पूरा भी Yes, sir. लिख रहे हो? स्वस्तिका, सना, रिटन, करीना, अंकित, रिटन ऑल ऑफ यू, प्रतीक, ओके अभी आते हैं फिर। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो दो केस होता है उसका, एक होता है इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स and unequal probability outcomes। दोनों हेडिंग दे देंगे, वन इज इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स, अनदर वन इज अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। दोनों साइड में थोड़ा हेडिंग देके इसको लिखेंगे और ऊपर में लिख देंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं मैं भी बताऊंगा एक एग्जांपल देके। पहले आप लोग दो साइड में आइदर अगर कॉपी में एक मतलब कॉलम वाइज नहीं कर रहे हो तो नीचे नीचे करके कर सकते हो, तो मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स क्या होता है और अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स क्या होता है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है ये। रिटन ऑल ऑफ यू, स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने यहाँ पे दो टर्म लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है अनबायस्ड और फेयर, एक साइड में मैंने लिखा है बायस्ड और अनफेयर, ठीक है। रिटन ऑल ऑफ यू, गेटिंग माई पॉइंट और गेटिंग माई वर्ड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं अभी बोलने जा रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे बिट बाय बिट, जहां पे थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट है ये सब, क्योंकि 11th का फंडा जब तक हम क्लियर नहीं हो रहे 12th में जाके कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां से कि थोड़ा अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए अगर फंडा क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप लोग आसानी से उसका अटेंड कर सकते हो। तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ, और मुझे बोलना होता तो मैं ऊपर ऊपर से बोल देता, बट मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझेंगे क्या क्या हो रहा है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बट एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है ये तो मैं बताऊंगा अभी, बट उससे पहले आपको जानना है कि ये जो दो इवेंट होता है, ये दो इवेंट को मैंने अलग अलग कर दिया। क्या इवेंट है?
एक इवेंट जो है उसको हम इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स बोलते हैं, जिसमें कि सारा आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी आपका सेम निकलेगा। सारा आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी आपका क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। और अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स में क्या होगा ना, अगर मैं कोई भी इंडिविजुअल आउटकम्स ले जा रहा हूं, उनका प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगा। तो ये वाला राइट साइड वाला को हम अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स के तरह कंसीडर किया जाता है, इसको हम इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स की तरह कंसीडर करते हैं। तो ये दिमाग में लगाएंगे कि जब इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है, तब मैं नॉर्मल हमारा जो मेथड था कौन सा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। 10th वाला जो मेथड था उसमें आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, नो नीड टू यूज द एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट जब आपका अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आ जाएगा, तब अगर आप n ऑफ e बाई n ऑफ s जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था उसको अगर यूज कर लिए, तो कहानी उधर ही खत्म हो जाएगा। कहानी उधर ही खत्म हो जाएगा, आपका आंसर गलत निकल जाएगा। मतलब 10th तक जो हमने सीखा था कि फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारा फॉर्मूला होता है, और हमको लगता था कि वो हमेशा काम करेगा। अभी सीखो 11th में 12th में आके अभी आपको सीखने को मिल रहा है कि वो सब हर जगह काम नहीं करेगा। उसको लिए आपको समझना पड़ेगा कि वो इक्वल आउटकम्स इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है या फिर अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है। समझ में आया सबको? मोस्ट प्रोबेबली अभी 11:30 होने वाला है, गाना वाना बजेगा, तो मैं अभी लिख दे रहा हूं, जो जो लिखना है आप लोग लिख लो, फिर मैं वो गाना स्टॉप होने के बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा। समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूं? समझ में आया आप लोगों को? अभी हम समझेंगे कि इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स होता क्या है और अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स होता क्या है। तभी आप लोग को डिफरेंशिएट कर पाओगे कि एक्चुअली ये कौन सा इवेंट को बोला जाता है और ये कौन सा इवेंट को बोला जाता है। तो समझो अच्छे से, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, so write down all of you.
रख दो वहीं पे। Is it visible clearly? दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, तो sir. नोट डाउन कर लो जरा। हाँ, तो नोट डाउन कर लो, मैं समझा रहा हूँ फिर। ठीक है, जितना मैंने लिखा यहाँ पे पहले आप लोग लिख लो इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स, यहाँ पे आपका अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स, यहाँ पे मैंने एक इवेंट का एग्जांपल दिया है और एक यहाँ पे एक इवेंट का एग्जांपल दिया है। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं समझा रहा ये लास्ट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, अनइक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच आउटकम। कट हो जा रहा है आई थिंक थोड़ा सा। अनइक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच आउटकम्स, ठीक है, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? दिख रहा है ना बच्चों? अनइक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच आउटकम, यहाँ पे 2/3। Yes sir, yes sir. हाँ, ओके। सुनो सुनो, रिटर्न ऑल ऑफ यू क्लास बैठ जाओ और एक बार मैं लेकिन ये पढ़ा रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12C पढ़ोगे तो और एक बार पढ़ो 12C ये टेस्ट खुला है, तो अगर पढ़ना है और एक बार पढ़ लो, वरना स्टार्टिंग से बैठ जाओ। नहीं करें पैसे वहां पर, वहां पे ऑनलाइन चल रहा है क्लास। ठीक है, लिखना हो गया बच्चों सबका? रिटर्न ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, ध्यान से भी समझेंगे क्या क्या हुआ इसमें। लिखना हो गया सबका? सना, प्रतीक, प्रियांशु, ऑल रिटर्न। स्टार्टिंग से क्लास चल रहा है और एक बार 12C का। तो जस्ट वेट, स्टार्टिंग से और एक बार पढ़ा रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, स्टार्टिंग से। अगर बैठना है बैठो, वरना मैं रात को बैच थ्योरम स्टार्ट वही नहीं वही मैं भी उनका 11 बजे से स्टार्ट किया क्लास। जस्ट वेट बच्चों थोड़ा सा। क्योंकि आज मेरा नाइट बोर्डिंग है तो उसमें बायस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो अभी
अगर बैठना है बैठो, वरना जा सकते हो, मैं इन लोगों को पढ़ा देता हूँ। बैठ सकते। हाँ जब पूछ, मैं तो वही बायस थ्योरम अनबायस थ्योरम का तुम समझ लो, तुम्हारा वो समझ लो, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। लिखना हो गया ना बच्चों सबका? यस सर। यस सर। हाँ तो देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली क्या था, मैंने उसको दो हिस्सा में डिवाइड कर दिया। वन इज योर इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स और एक हो गया अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। तो वो कहाँ पे अराइज होता है ये वाला केस? पहले केस को समझते हैं कि कौन से केस में आपका इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आ रहा है, कौन से केस में आपका अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आ रहा है। और वहां पे अगर मैं मेरा फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट था एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस अप्लाई करूंगा तो क्या दोनों जगह में वो सही होगा, या फिर कोई सा एक जगह में सही होगा एक जगह में गलत होगा, और क्यों होगा, तो वो हम समझ लेते हैं पहले। तो इसलिए मैंने पहले लिखा है इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स और एक जगह में हमने लिखा है अनइक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स। तो कौन सा केस अराइज होता है पहले देखेंगे। इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स, जब तक आप लोग अनबायस्ड या फिर फेयर कॉइन ले जाओ, फेयर डाई ले लो, उतना सारा केस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं वहां पे हमेशा आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स देखने को मिलेगा। बट वही जगह में अगर मैं कोई बायस्ड कॉइन या फिर अनफेयर कॉइन या फिर बायस्ड डाई या फिर अनफेयर डाई ले जा रहा हूं तो वहां पे अचानक से उनका प्रोबेबिलिटी इधर उधर हो जाता है। तो अभी बात चल रहा है कि बायस्ड और अनबायस्ड का डिफरेंस क्या है, ठीक है, या फिर फेयर और अनफेयर का डिफरेंस क्या है। पहले वो समझते हैं कि एक्चुअली कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मेरा आवाज सबको आ रहा है? यस सर। हाँ तो अनबायस्ड और बायस्ड या फिर फेयर अनफेयर का मीनिंग क्या होता है पहले समझेंगे। अनबायस्ड और फेयर जो होता है, जो नॉर्मल कॉइन सबको पता है, जो कॉइन होता है उसका एक तरफ में हेड होता है एक तरफ में क्या होता है, टेल होता है ऑब्वियसली। तो उस टाइप का कॉइन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम फेयर कॉइन बोलेंगे या फिर अनबायस्ड। मैंने वहां पे कुछ बायसिंग नहीं किया है, मैंने जो था उसी को कंसिडर किया है, समझ में आ रहा है? तो अगर उस केस में आप लोग मुझे बताओ, जब मैं एक फेयर कॉइन ले रहा हूं तो उसका हेड का पॉसिबिलिटीज कितना होता है? 1/2 होता है, यस और नो? जब मैं फेयर कॉइन लेता हूं तो वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमेशा कितना होता है बताओ? 1/2 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आपका हमेशा कितना होता है बताओ? 1/2 होता है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों ही केस में आपका प्रोबेबिलिटी जो है, सारे जो पॉसिबल आउटकम्स था हेड एंड टेल, उसका प्रोबेबिलिटी आपका सेम आ रहा है। पहला का भी हेड का 1/2 आया, टेल का भी 1/2 आया, समझ में आया? तो इसीलिए अनबायस्ड या फिर फेयर कॉइन में आपका हमेशा जो इंडिविजुअल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा सेम होगा। That's why it is called equal probability outcomes. Getting clear all of you? Unbiased और fair का कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी सबका? Yes? Is it clear to everyone? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एटलीस्ट बोलेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज। समझ में आया तो यस बोलेंगे, नहीं समझ में आया तो सर नहीं समझ में आया और एक बार बताएंगे। बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसको, ठीक है? अभी बायस्ड डाई या फिर बायस्ड कॉइन क्या होता है पहले समझते हैं। मैं क्रिकेट मैच खेलने गया हूं, ठीक है, और मैं एम्पायर को बोला कि ये वाला कॉइन से आप टॉस कीजिए, ये वाला कॉइन से। वो कॉइन को देखे नहीं, वो टॉस करना स्टार्ट कर दिए, वो टॉस किए, मैंने कॉल किया हेड और मुझे पता है हेड ही आएगा, मेरा बैटिंग आ गया, मैं बैटिंग करके चला गया। तो एम्पायर समझ नहीं पाया कि इसको बैटिंग कैसे आ गया, इतना कॉन्फिडेंटली हेड कैसे बोला और हेड कैसे आ गया। तो वहां पे मैंने क्या किया था ना, कॉइन को बायसिंग कर दिया था, उसको बायस्ड कॉइन बोलते हैं। कैसे मैंने बायसिंग किया? कॉइन देखियो, कॉइन का एक हिस्सा आपका हेड एक हिस्सा टेल होता है। तो मैंने क्या किया ना, दोनों जो टेल का हिस्सा था तो दोनों टेल को आठा देके ज्वाइन कर दिया। तो ऊपर में भी क्या हेड, इधर में भी क्या हेड। तो ये हो गया आपका बायस्ड कॉइन। मतलब आप जितने बार भी उसको टॉस करोगे उसका हमेशा क्या आएगा? हेड ही आएगा। तो इधर में हेड का पॉसिबिलिटीज हो गया 2/2 दैट इज 1, और टेल कब आएगा? कभी नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 0/2 दैट विल बिकम 0। तो इधर में देखो आपका आउटकम्स क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। आपका आउटकम्स क्या हो गया? हेड का पॉसिबिलिटीज 1 हो गया, 2/2, टेल का पॉसिबिलिटीज 0/2। तो इधर में खतरा हो गया क्या कि यहाँ पे आपका आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जा रहा है, अनइक्वल हो जा रहा है। And at that time we can say that
the probability outcomes will be unequal. That's why it is called unequal probability outcomes. और ये कब arise होता है? जब हम कुछ biased coin, biased die ले जाते हैं, तब ये वाला possibilities occur होता है. तो I hope ये छोटा सा example देके हम समझ पाए कि biased या फिर unbiased या फिर fair coin क्या होता है और biased या फिर अनफेयर कॉइन क्या होता है. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें आपको हमेशा सारे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी सेम निकलेगा, बट इसमें आपका हमेशा सारे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी डिफरेंट निकलेगा. गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? इतना तक समझ में आ गया सबको? यस सर. Yes, sir. अभी मैंने जो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मैंने डाई का लिया है. तो इधर में मैंने एक अनबायस्ड डाई लिया है, इधर में मैंने एक बायस्ड डाई लिया है. गेटिंग क्लियर? अनबायस्ड मतलब फेयर डाई है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, जो था उसी को रख दिया. तो डाई कैसे होता है आपको पता है? 6 फेसेस होता है आपका, वहां पे 1 2 3 4 5 6 रहता है. तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 हो गया. अभी सैंपल स्पेस का एलिमेंट कितना हो गया? एक बार डाई को थ्रो किया है मतलब 6 होगा, ऑब्वियसली 6 का पावर 1. तो मुझे आप लोग खुद बताओ कि जब आप अनबायस्ड कॉइन लेते हो या फिर अनबायस्ड डाई लेते हो, दिख रहा है ना सबको? हाँ, जब हम अनबायस्ड डाई लेते हैं तो 1 का पॉसिबिलिटीज कितना होगा बताओ? जब मैं अनबायस्ड डाई एक लिया और रोल किया, 1 का पॉसिबिलिटी कितना होगा बताओ? फेवरेट आउटकम्स 1, टोटल आउटकम 6, तो दैट विल बिकम 1/6 ऑब्वियसली. तो 1 का पॉसिबिलिटीज कितना हो गया? 1/6. गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? गेटिंग क्लियर? यस सर. Yes, sir. 2 Yes, का sir. पॉसिबिलिटीज कितना होगा बताओ? 1/6. 3 का भी कितना होगा? 1/6. 4 का भी कितना होगा? 1/6. 5 का भी होगा 1/6. 6 का भी होगा कितना? 1/6. गेटिंग क्लियर? इतना तक तो सबका क्लियर है? हाँ, इज दैट Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? हाँ, तो इधर हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वल प्रोबेबिलिटी इन ईच ऑफ द आउटकम्स. सारे आउटकम्स में आपका जो प्रोबेबिलिटी निकला वो क्या निकला? सेम निकला. तो उसी तरीके का आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स बोलेंगे ऑब्वियसली. और वो कहां पे अराइज हुआ? अनबायस्ड डाई हमने लिया था इसलिए अराइज हुआ. समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो अभी मुझे बताओ, यस सर. Yes, sir. अगर मैं आपको पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस इवेंट का पॉसिबिलिटीज कितना है? ऑड नंबर का पॉसिबिलिटीज है 1 3 एंड 5. 3 बाय टोटल आउटकम्स इज 6. तो 3/6 दैट विल बिकम हाउ मच? 1/2. गेटिंग क्लियर? यस ये सर. क्लियर है सबका? ओके. अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सा खुरापाती दिमाग लगा के डाई को थोड़ा चेंज कर दिया और मैं उसको बायस्ड डाई बना दिया. क्या बना दिया? बायस्ड डाई बना दिया. मैंने क्या किया, 2 फेसेस में 1 डाल दिया. मैं लूडो में 2 होता है ना, एक में जो होता है लूडो का नॉर्मल और एक सांप सीढ़ी वाला गेम होता है जिसमें आपको एक 1 डालना रहता है. 1 डालने से वो स्टार्ट होता है. तो मैंने उसको देख के 1 वाला पॉसिबिलिटीज को 2 बार कर दिया, मतलब 2 ऐसे फेस में मैंने 1 को डाल दिया. गेटिंग क्लियर? और 2 वाला जो नंबर है उसको मैंने नहीं डाला, टोटल 0 कर दिया. 2 और 5 को मैंने डाला ही नहीं. 2 और 5 को मैंने डाला ही नहीं. समझ में आ गया? 1 को मैंने 2 बार डाल दिया, 4 को मैंने 1 बार डाला, 3 को मैंने 2 बार डाल दिया और 6 को मैंने 1 बार डाल दिया. टोटल कितना हो गया? 2 2 4 1 5 1 6. इधर को 2 कर दिया, 0 कर दिया. तो मुझे बताओ 2 और 5 का पॉसिबिलिटीज कितना हो गया? फिर 0/6 0 0 हो गया. बट 1 का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/6 दैट इज 1/3. 3 का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/6 दैट इज अगेन 1/3. 4 का हो गया 1/6 एंड 6 का हो गया 1/6. अभी आप लोग ध्यान से देखो कि 1 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 2 का सारा का प्रोबेबिलिटी ईच आउटकम्स में क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया. उस टाइप का इवेंट्स को हमने किया है, हमने उसको बना दिया है. ठीक है ना जी? नहीं मतलब, बट अगर हम सारा प्रोबेबिलिटी को देखें तो सारा का तो अलग अलग हो जा रहा है ना. तो दैट इज वाई कि अगर हम डिफरेंट आउटकम्स का डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकल जा रहा है तो उस टाइप का केस में अगर मैं यहाँ पे हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगा दूं विच इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्या ये क्लियर है सबका?
तो अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर का पॉसिबिलिटीज डाल देता हूं तो कितना हो रहा है? ऑड का है 2, 2 4, 5 का नहीं है तो 4/6, तो इट विल बिकम 2/3। तो इधर में ये गलत हो जाएगा अगर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने 10th में पढ़ा था वो अगर यूज कर दे रहे तो दैट विल बी गलत। समझ में आया सबको? तो इस वाले केस में हम किसका यूज करेंगे? एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करने वाले। तो समझ में आया सबको? तो ये था बेसिक सा फंडामेंटल, जिसमें कि अगर आपका अनबायस्ड और फेयर कॉइन या फिर डाई है तो उसमें हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। बट अगर बायस्ड या फिर अनफेयर कॉइन या फिर डाई में कोई भी आउटकम्स आ जा रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी हर केस में डिफरेंट हो जा रहा है, तो उस वाले केस में हम अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल रहे हैं व्हिच इज n of e by n of s, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। जो कि हमने 11th में पढ़ा था, उसके लिए हमारा जो डिफरेंट मेथड था दैट इज नोन एज एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो वाला हम अप्लाई करके करेंगे। तो आई होप जो ये दोनों एग्जाम्पल हमने किया और यहाँ से जो समझने का था मैंने समझाया, आई होप सबका क्लियर हो गया होगा अभी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी आउटकम या फिर इक्वल पॉसिबिलिटीज आउटकम्स क्या होता है और अनइक्वल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन नाउ। Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके। सो और एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे। सो जस्ट तब तक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले जाएंगे। अंकित, टेक द स्क्रीनशॉट वंस अगेन। राइट, हाँ ठीक है सर। हाँ, और नहीं तो क्या? हाँ हाँ, पुराना वाला चावल नहीं है। सेकेंड, अंकित, श्वेता, क्विकली। Yes, sir. हो गया? कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ठीक है, अभी एक मैं एग्जांपल करके आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे होता है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैसे हम यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। डाई नहीं, मैं हाँ ठीक है, डाई सोन ट्वाइस। तो इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 6 का स्क्वायर दैट विल बिकम 36। अगर 2 बार डाई को रोल किए तो उसका आउटकम्स कितना हो गया? 6 का स्क्वायर दैट विल बिकम 36 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे जो मैंने लिया है इसको मैंने फेयर या फिर अनबायस्ड लिया है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं जहां पे कि सेम कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहा हूं। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, उसका भी आउटकम्स कितना निकलेगा? 6 का स्क्वायर दैट विल बिकम 36। बट यहां पे जो मैंने डाई लिया है वो मैं बायस्ड डाई लिया हूं, अनफेयर। अभी थोड़ा एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं कि दोनों का आंसर सही निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? तो इधर में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी कितना है? 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी इक्वल पॉसिबिलिटी आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है। तो सारा का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? क्योंकि मैंने अनबायस्ड लिया है तो सारा का आउटकम्स कितना निकलेगा बच्चों? सारे जगह में सेम निकलेगा। ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने प्रीवियसली समझाया आप लोगों को कि सारा आउटकम्स का, इंडिविजुअल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम आएगा। बट मैंने जो बायस्ड डाई लिया था
उसमें मैंने क्या कर दिया, 1 का कर दिया 3/6, 2 का कर दिया 0/6, 3 का कर दिया 1/6, 4 का कर दिया 0/6, 5 का कर दिया 1/6, 3 4 5, 6 का कर दिया 1/6। दिख रहा है ना 6 वाला का, 6 का कट गया क्या, 6 का यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, 5 तक दिख रहा है ना, 6 का हो गया 1/6, 5 तक दिख रहा है सबको। तो मैंने इसको बाइसिंग कर दिया था, मैंने अपने अनुसार चेंज कर दिया, 1 को कर दिया 3/6, 2 को 0, 3 को 1/6, 4 को 0, 5 को 1/6, 6 को 1/6। तो ये मैंने बायस्ड डाई लिया था और इधर में मैंने अनबायस्ड डाई लिया है। क्या ये सबका क्लियर है? यस सर। गेटिंग निकालो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8 सपोज, ठीक है, और इधर में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8। दोनों में सेम इवेंट लेके मैं देख रहा हूं कि क्या गलती होगा अगर मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यूज कर दूं। इधर ध्यान से समझो, दोनों में एक्सोमेटिक भी अप्लाई करूंगा, नॉर्मल भी अप्लाई करूंगा और चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ में आ गया? लिखना हो गया सबका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8, इधर में भी मैंने लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8। मुझे बच्चों पहले बताओ इसका जो इवेंट होगा ये क्या होगा? सम 8 होना चाहिए। किसको ले सकते हैं हम बताओ? पहले हम 2 6 ले सकते हैं, 2,6 ले सकते हैं, फिर हम क्या ले सकते हैं 3,5 ले सकते हैं, फिर हम ले सकते हैं क्या 4,4 ले सकते हैं, फिर हम 5,3 ले सकते हैं, फिर हम क्या ले सकते हैं 6,2 ले सकते हैं। यस और नो? ये क्लियर है सबका? ये क्लियर है बच्चों सबका? यस सर। और इधर में भी क्या क्या ले सकते हैं, मतलब दोनों का सम 8 होना चाहिए। इधर में भी 2 6 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, 4 + 4 8 ले सकते हैं, 5 + 3 कितना 8 ले सकते हैं, और 6,2 ये भी हम ले सकते हैं। दोनों का लेना तो सही हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, ठीक है। बट अभी देखो क्या चेंज होगा, क्या गेम चेंज यहां पे होगा। अभी ध्यान से देखो, मैं अगर डायरेक्टली यहां पे n/n(s) निकालूं कितना होगा बच्चों बताओ तो? n कितना हुआ बताओ? यहां पे n कितना हुआ? 5 है, क्योंकि मैं पेयरिंग के हिसाब से लूंगा ना, पेयरिंग के हिसाब से लूंगा तो n कितना हो गया 5। 5। तो इधर में n कितना हो रहा है बताओ? इधर में n भी 5 है। ये क्लियर है सबका? और इधर में मैं अगर अनफेयर में बायस्ड में अगर ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूं तो इधर में कितना निकलना चाहिए था बच्चों? 5/8 सॉरी 5/36, 5/36। इधर में भी कितना निकलना चाहिए? 5/36। तो आंसर तो निकल गया, आंसर तो निकल गया। और क्या प्रॉब्लम है फिर? प्रॉब्लम कहां पे है? ये वाला जो आंसर है ये अभी गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। समझ में आया अभी कुछ खेल कहां पे छुपा हुआ है? यस सर। अभी समझते हैं कि सर गलत कहां पे हुआ। अभी समझते हैं कि गलत कहां पे हुआ। देखो मैं ये डिटेल में क्यों बता रहा हूं कि इसका जो लिंक है जब हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे 13.1 वहां पे 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रहा होगा, और आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होंगे तो वहां पे पूरा भकुआ के तरह ऐसे देख रहे होंगे, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो मैं क्यों इसको बता रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। अभी मैं एक्जियोमेट्रिक ये वाला जो मैंने मेथड अप्लाई किया ये कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड था, जो हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अप्रोच अप्लाई करते हैं n/n(s). ये सही हो गया, बट ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? मैं एक्जियोमेट्रिक अप्रोच निकाल के दिखाता हूं, फिर चेक करते कि किसका आंसर सही निकल रहा है, ठीक है। अभी मैं एक्जियोमेट्रिक अप्रोच निकाल रहा हूं। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में जब हम निकालेंगे सम ऑफ 8, उसका मेथड क्या था? 11th में आप लोगों ने किया होगा,
जो इंडिविजुअल आउटकम्स है उनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4,4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6,2। क्या ये क्लियर है सबका? इंडिविजुअल एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी 11th में याद आया कुछ? इसको फिर क्या करते हैं, जब हम 2 और 6 करते हैं तो मैं ये क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, याद आया? प्लस ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। कुछ आया दिमाग में? फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। इंडिविजुअल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी को निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 2 को एक साथ किए गए, 6 and 2 मतलब मल्टीप्लाई, और में प्लस लगाते हैं। आपको पता है और में प्लस, एंड में मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई और दोनों जो 5 आउटकम्स था उसके लिए उसको प्लस के इंडिविजुअल आउटकम्स को। इसमें भी सेम आउटकम्स लगा रहा हूं मैं, क्योंकि आउटकम्स दोनों में ही सेम था, सम ऑफ 8। अभी गेम कहां पे चेंज होगा मैं बता रहा हूं। इधर में भी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4,4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6,2। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसमें भी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, पहला हो गया। सेकंड क्या क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ये भी क्लियर। थर्ड का क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, इसका भी क्लियर। फिर क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, इसका भी क्लियर। लास्ट में क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसको सम अप करना है। आ गया समझ में कुछ? अभी मुझे बताओ, जो इक्वल आउटकम्स था इधर में सारा का, हाँ बेटा बोलो, कहाँ पे डाउट है? सर वो जो सर अनबायस्ड वाला में जो प्रोबेबिलिटी लिखे हैं 1 2 का, वो सब अपने से लिखे ना अनबायस्ड वाला में? हाँ, अनबायस्ड में अपने से नहीं लिखे, हाँ नहीं, अपने से मतलब अनबायस्ड का मतलब ही होता है कि सारा आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल ही निकलेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनबायस्ड। अगर नहीं निकला उसके क्षेत्र में हम बोलेंगे उसको बायस्ड। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अगर अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाई दे दिया, तो अनबायस्ड कॉइन अगर दिया तो हेड और टेल का 1/2 निकलेगा। अगर डाई ले लिए तो 1/6 1/6 1/6 सब में निकलेगा, ठीक है। और अगर मैं 52 कार्ड्स के ले, सर बायस्ड में जो है वो बायस्ड में जो प्रोबेबिलिटी है, अगर उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना रहा तो मतलब जैसे 1 का कैसे, अभी आप बोले कि उसमें नहीं, ये वाला जो मैंने लिया हूँ ये मैं अपने से लिया हूँ। ये जो 1 का लिया हूँ 3/6, 2 का 0, ये मैं अपने से लिया हूँ। बट बायस्ड में अगर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका खुद से दे दिया होगा, उसको आपको खुद से नहीं निकालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली दे दिया होगा। अगर 2 कॉइन टॉस किया जा रहा है, हेड का पॉसिबिलिटीज 3/4 और टेल का पॉसिबिलिटीज 1/4, तो ऑटोमेटिकली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मैं बस एग्जांपल दे रहा था, इसलिए मैं खुद से लेके समझाते हैं, ठीक है। हाँ सर, वही पूछ रहे थे कि उसका दिया रहेगा या निकालना रहेगा। हाँ, मतलब बायस्ड अगर वो लिख दिया होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे दिया होगा, या फिर अगर नहीं भी दिया रहेगा बायस्ड का तो आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हेड का इतना है, टेल का इतना है, अलग अलग दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो बायस्ड की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आइदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि ये ऐसे ऐसे बायस्ड का दिया गया है, तो उसका टेंशन नहीं है। मुझे बस एग्जांपल दिखाना था कैसे हो रहा है, इसलिए मैं खुद का आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे ले सकते हैं बोल के, बट डिफरेंट भी हो सकता है, उसका कोई नहीं। बट अनबायस्ड के क्षेत्र में हमेशा ये सेम रहेगा। आपका हेड अगर आपका रहा डायस वाला तो वहां से हमेशा 1/6 ही रहेगा, अगर कॉइन वाला लेंगे तो हमेशा 1/2 ही रहेगा हेड और टेल का, तो उसका बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। गेटिंग क्लियर? जो डाउट था क्लियर है अभी? यस सर। अभी बच्चों देखो, ध्यान से देखो,
इधर में 2 और 6 कितना था बताओ? 2 का भी 1/6 था, इंटू 6 का भी कितना था? 1/6। समझ में आया? सबका 1/6 ही है, तो क्या लिखूंगा? 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6। सबका कितना हुआ बोलो तो? 1/6 इंटू 1/6 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36। टोटल विल बिकम कितना? 5/36। क्या ये क्लियर है? वही तो हमारा निकला था, जो हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी भी निकला था, उसका भी रिजल्ट कितना हुआ था? 5/36 ही हुआ था। और हमने जब एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के अनुसार भी निकाला, उसका आउटकम्स का रिजल्ट भी कितना निकला? 5/36 ही निकला। तो क्या अभी क्लियर हो पा रहा है आपको कि अनबायस्ड या फिर फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस है, वहां पे आइदर आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो n of e by n of s वो अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द क्विक आंसर, और आप लोग एक्सियोमेट्रिक अप्रोच भी बना सकते हैं, तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी 5/36, यहाँ पे भी 5/36। क्या ये क्लियर है सबका? क्या ये क्लियर है सबका? यस सर। उसी केस में अगर मैं इधर में अप्लाई करूं, ऑटोमेटिकली आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे सर? चेक कर लो बच्चों, 2 का कितना है? 0, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 0। इसका 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड 8 बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है। 3 और 5, 3 और 5, 3 का है कितना? 1/6, 5 का है कितना? 1/6, इसका निकल जाएगा प्लस। फिर 4 और 4, 4 का तो 0 ही है, कितना हो गया? 0। 5 and 3, 5 and 3, 5 का कितना है? 1/6, 3 का कितना है? 1/6, कितना हो गया? 1/36। चलेगा। 6 और 2, 2 का तो 0 है भाई, तो कितना निकलेगा सर? 0 ही निकलेगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये कितना निकला? 1/36। और ये भी कितना निकला? 1/36। कितना हो गया? 2/36। वो भी कितना हो गया? 1/18। क्या हमारा 1/18 इधर निकला था? नहीं निकला था सर। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ये वाला जो हम नॉर्मल मेथड से कर लिए थे 5/36, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमने एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी से निकाला, हमारा आंसर कितना निकला? 2/36 निकला, ना कि 5/36। एंड दैट इज वाई जब आपका बायस्ड डाई या कॉइन, अनफेयर डाई या कॉइन दिया रहेगा, वहां पे हमेशा आप n of e by n of s अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां से हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अभी तक जो हमारे दिमाग में घुसा था कि प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स कर लेते थे और हमारा इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकल जाता था, वैसा तभी होगा जब आपका जो इवेंट होगा वो अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड डाई लेके हुआ है, तभी जाके हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर बायस्ड डाई, बायस्ड कॉइन लेके आपको प्रोबेबिलिटी एक दे दिया और उसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला होगा, तब आप n of e by n of s अप्लाई करने से कहानी उधर ही खत्म हो जाएगा। तो दैट इज वाई हमेशा याद रखेंगे, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच हमेशा आपको याद रखना है कैसे होता है। और अगर अनबायस्ड वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट दिया है, सीधा सीधा आप लोग डायरेक्टली n of e by n of s अप्लाई कर दो, क्योंकि वहां पे एक्सियोमेट्रिक निकाल के कुछ फायदा नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। बट अगर बायस्ड वाला कुछ वैसा कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो वहां पे आपको क्या करना है? एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। यही सब कुछ समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट अभी 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। सो आई होप ये जो मैंने 1 घंटा आप लोगों को इन्वेस्ट किया आप लोगों के ऊपर, आई होप सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा आपका कि कहां पे आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स का कॉन्सेप्ट लगाना है n of e by n of s, और कहां पे आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना है। तो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन। और एनी डाउट्स अगर है तो मुझे पूछ सकते हो आप। ऑल क्लियर और एनी डाउट? क्लियर सर। पूरा क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया।
सबको ही थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। प्रतीक क्लियर, सना क्लियर, Yes, sir. दिव्या, पूजा, Yes, sir. स्वस्तिका, ऑल क्लियर बच्चों? करीना क्लियर, आदित्य ऑल क्लियर ना? Yes, sir. Yes. We have started with I think 13 student or 14 student first at 11:55 and now only 10 students. No problem. पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से जो है क्लास को यूटिलाइज करो, ठीक है। जो भी आप लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। जो मे भी क्लास नहीं कर रहे उनको अगर हो गया है उनका प्रायोरिटी तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बट जो भी कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ डिटेल में, कहीं ना कहीं आप लोग जाके उसको एग्जाम में फेस करोगे और आप लोग को आंसर करने का एक इम्प्लीमेंट मतलब एक आइडिया मिल जाए कि हाँ सर बोले थे इसको ऐसे वे में करना है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं मुझे जितना फील हो रहा है, मैं जितना आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना में अगर आप लोग समझ गए तो बहुत आसानी से आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो। मुझे बोलना होता तो मैं 2 लाइन में बोल देता कि ये है वो है, मुझे इतना एग्जाम्पल देके बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको डिटेल में मुझे समझाना था, इसलिए मैंने पूरा 1 घंटा लेके, अभी तक मैंने 12th का पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, ये सुन लो आप लोग। अभी जो हमने 1 घंटा अभी तक पढ़ा है, अभी तक हमने 12th का पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है। 12th का जो पढ़ाई है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। बट ये समझाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं आप लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, और अगर आप बिना देखे अगर एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस अप्लाई कर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर वो बाइस्ड वाला दे दिया होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर गलत निकल जाएगा। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। सो टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली। डन? Taken? Yes, sir. ओके, सो कैन आई रेज दिस? पानी पानी थोड़ा पी लो तब तक 5 मिनट के लिए, फिर हम अभी 12th का और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहता हूं और थोड़ा आधा घंटा 45 मिनट्स थोड़ा पढ़ा लूं, चलेगा सबका? चलेगा? हेलो, बताओ कुछ, चलेगा? और थोड़ा कंटिन्यू कर लेते, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर लेता हूं फिर। बताते ही 2 बच्चे गायब हो गए। करीना, आदित्य, प्रतीक, श्वेता, स्टार्ट करें? जी सर, चलेगा। सना, दिव्या? Sir, आज एतिकी थिले टिके भल्लो होइथांता। ना 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 ना, एतिकी थिले टोटल भलो ही नथा, मो पई तो टोटली भलो ही नथा। जिसको जाना है आप जा सकते हो, एक बस बच्चा मुझे चाहिए, कोई भी एक बच्चा रह जाना, और क्लास भी नहीं करना है तो आप लोग बस आपका मोबाइल को ऑन करके रख देना, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग पूरा फिलअप कर दूंगा, आप लोग को बाद में अगर देखना होगा तो देखना, ठीक है। अगर देखो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्लास करना है तो आराम से कर सकते हो आप, आज ही 13.1 अब मैं कवर करवा सकता हूँ, बट अगर आपको नहीं करना है तो आप लोग जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं तो पढ़ाऊंगा। नहीं सर, करेंगे हम तो। घर में ही बैठे हो, पानी वानी पी लो, थोड़ा श्वास थोड़ा पी लो, आराम से बैठो, घर में बैठ बैठ के ही क्लास करना है, कहाँ जाना है आपको बाहर, कहाँ धूप में क्लास कर रहे हो, जो घर में ही बैठना है, डाटा उतना खत्म भी नहीं होगा, जस्ट 1 घंटा ही हुआ है अभी तक, तो कर लो, आप लोग का ही बेनिफिट है, जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आप लोग ही रिवीजन करना, आप लोग का इजी होगा। मैं अभी रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है जो हम पूरा कंटिन्यू करेंगे बोल, तो इसलिए रिवीजन करना था, इसलिए मैं सर को पूछा कि सर थोड़ा रिवीजन क्लास लेना है, तो इसलिए मैं ले रहा था, ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, सो श्वेता, टेकन द स्क्रीनशॉट, कैन आई इरेज दिस? यस सर। अभी हम आते हैं क्लास 12 का कॉन्सेप्ट में, दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज नोन एज व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हमने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे
जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे, कोई पर्टिकुलर एक इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, कोई पर्टिकुलर एक इवेंट का हम क्या निकाल रहे थे बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, ठीक है। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है ना, एक साथ आपको दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा, एक साथ आपको दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा। Write down the heading. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं, बस आप लोग पानी पी लो थोड़ा। ओके, माय वॉइस इज क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, ध्यान से देखेंगे। द कॉन्सेप्ट इज सेट टू बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, देन व्हाट इज दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले देख लेते हैं क्या होता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कहां पे हम यूज करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देयर विल बी टू इवेंट्स, देयर विल बी क्या, टू इवेंट्स, दो इवेंट का साइमल्टेनियसली आपको प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा, दो इवेंट का एक साथ काम आएगा। कैसे? बेसिकली ई जो इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, निकालना है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है ई का, और एफ जो इवेंट होगा दैट इवेंट हैज ऑलरेडी बिन occurred, that event has already been occurred। और उसको पहचानेंगे कैसे, वो given that में होता है हमेशा, वो given that वाला जो इवेंट होगा वो होगा आपका f, और e को कैसे पहचानेंगे, what is the probability जहां पे लिखा होगा, शॉर्टकट मेथड में बता दे रहा हूं, what is the probability जहां पे लिखा होगा प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगा आपका इवेंट ई जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, और एफ जो प्रोबेबिलिटी है दैट इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, वो पहले से हो गया होगा, उसको पहचानेंगे कैसे, वहां पे लिखा होगा गिवन दैट। तो बेसिकली क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting exactly two head given that both are heads। This is one of the example of conditional probability।
देखो कितना इजीली मैं समझा दूंगा, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाओगे। समझो ध्यान से, लिख लो पहले जितना मैंने लिखा उसको थोड़ा ध्यान से लिखो जल्दी से। रिटन? यस सर। लिखना हो गया बच्चों सबका? 7 बच्चे, 7 ज्वाइंट इंक्लूडिंग मी और एक्सक्लूडिंग मी। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सक्लूडिंग मी। ओके, कोई बात नहीं, जितने भी हैं सबको मैं गारंटी देता हूं क्लास एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ई और एफ 2 इवेंट है। ई और एफ कितने इवेंट है? 2 इवेंट है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक साथ 2 इवेंट के साथ डील करना होगा। एक इवेंट जो ई है उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है और एफ पहले से हो गया होगा, दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। बट क्वेश्चन से कैसे पहचानेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया, जिधर लिखा होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है उसको हमेशा ई लेंगे, फर्स्ट इवेंट लेंगे। ई एफ ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। नॉर्मली हम ई एफ ले रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जहां पे बोला होगा लेट दैट इवेंट बी ई, इवेंट ई, एंड गिवन दैट के बाद जो इवेंट होगा दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, और उसको हम लेंगे इवेंट एफ, सेकेंड इवेंट। बस फिर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, विल गेट द आंसर, खत्म। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इवेंट लिखा है, मतलब एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैंने क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद जो इवेंट होगा दैट इज योर ई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, तो इधर आपका ई इवेंट और एफ इवेंट क्या हो जाएगा? लेट दैट ई इवेंट बी, जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, क्या किसका निकालना है? गेटिंग exactly 2 heads, that we have to find out, और क्या ऑलरेडी हो चुका है? गिवन दैट के बाद जो है क्या है? बोथ आर हेड्स, दोनों हेड होना चाहिए, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो बोथ आर हेड हो गया। सो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको वो 2 इवेंट अगर निकाल दिया आप लोग, फिर डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर का काम है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जिसका निकालना है बाय एफ। बाय मतलब इसको पढ़ते हैं बाय, हाँ, मतलब ई बाय एफ। बट जब हम डिफाइन करेंगे कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है व्हेन एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ई का आपको निकालना है बट एफ ऑलरेडी हो चुका होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी, दैट इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करेंगे। कंडीशन बस याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब वो अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो टोटल विल बी अनडिफाइंड। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द conditional probability where we have to find out the probability of E when F has already been occurred. तो क्या ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है बच्चों अभी? यस सर। तो मान लो इसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, पहला लाइन, कि सपोज लिखा है 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, ठीक है ना? तो इसका ही सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूं। तो 2 coins are tossed मतलब एच कितना हो जाएगा बताओ? 2 कॉइन टॉस हुआ है, तो एच एच टी टी एच टी एन टी एच। आ गया समझ में? एन ऑफ एस कितना हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अभी ई इवेंट जो था बच्चों मेरा क्या था?
गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड का क्या होगा बताओ? H को मैं H ही होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा बताओ? 1/4 हो जाएगा ऑब्वियसली। क्या ये सबका क्लियर? क्या ये सबका क्लियर? यस सर। F में क्या बोला है? बोथ आर हेड। अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि दोनों ही सेम हो जा रहा है। बोथ आर हेड ना करके इसको कर दो एग्जैक्टली टू हेड ना करके, तो एटलीस्ट एटमोस्ट टू हेड कर दो। वो तो एटलीस्ट टू हेड कर दो, उसमें भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट वन हेड कर दो। अलग करना है थोड़ा सा, मैं दोनों देखा नहीं था। एटलीस्ट वन हेड कर दो इसको बच्चों, थोड़ा एटलीस्ट वन हेड कर दो तो और थोड़ा इजीली आप समझ पाओ। मैं रैंडमली दिया था तो इसलिए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कर दो, एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, तो इधर में एटलीस्ट वन हेड हो जाएगा, तो एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ तो? एटलीस्ट वन हेड कितना होगा बच्चों बताओ तो? एटलीस्ट वन हेड मतलब मिनिमम एक हेड होना चाहिए। मिनिमम एक हेड होना चाहिए मतलब 10 टेल भी आएगा, H टेल भी आएगा, टेल H भी आएगा। एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। TT में 0 हेड है तो एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो 0 कंसिडर कर सकते हैं। HT में 1 है, TH में भी 1 है, तो यू कैन कंसिडर। तो P ऑफ E विल बी हाउ मच बताओ? 3/4। गेटिंग क्लियर? प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। अभी F क्या बोला है? बोथ आर हेड। बोथ आर हेड मतलब क्या बताओ तो? दोनों ही हेड होना चाहिए, मतलब HH। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो जाएगा बताओ? 1/4। क्या ये सबका क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? डायरेक्टली बाय यूजिंग द, क्योंकि देखो 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब ऑब्वियसली वहां पे बायस्ड का कुछ ऑप्शन नहीं था। अभी तुम लोग बोले सर बायस्ड में तो एक्सियोमेटिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड ही है, तो नॉर्मली यू कैन अप्लाई N of E by N of F वाला कॉन्सेप्ट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आउटकम्स। अभी क्या निकालेंगे बच्चों बताओ? E इंटरसेक्शन F निकालेंगे। E इंटरसेक्शन F कौन आ रहा है देखो? HH इधर में भी है, इधर, अरे इधर HH नहीं है, ओहो, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? अगर वो 5 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया बताओ? इधर में HH था, इधर में HH है ही नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया? 5 हो गया कि नहीं? समझ में आया? दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया? 5 हो गया। अगर दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 है तो उनका प्रोबेबिलिटी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ बताओ सर नंबर ऑफ इवेंट्स सर एटलीस्ट वन हेड दिया है ना, तो 2 हाँ? हेड भी तो आ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एटलीस्ट वन हेड दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, हाँ मैं देखा नहीं था। तो TT नहीं आएगा, सॉरी मेरा गलती हो गया, TT नहीं आएगा। TT में 0 हेड हो रहा है, सॉरी। हाँ, एटलीस्ट वन हेड है मतलब HT you can take, TH you can take, H also you can take। हाँ सही है, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था, मैंने TT लिख दिया था। TT नहीं होगा क्योंकि टेल में कितना हेड आ रहा है? 0 हेड आ रहा है, बट आपको एटलीस्ट वन हेड चाहिए था, तो मिनिमम एक चाहिए था, 0 को कंसीडर नहीं कर सकते। तो वी कैन टेक HH, वी कैन टेक HT, वी कैन टेक TH, बट वी कैन नॉट टेक TT। सॉरी मेरा गलती। तो इधर में वही 3/4 आ रहा है, बट यहाँ पे F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F में कौन आ जा रहा है? H आपका आ जा रहा है, समझ में आ गया? तो E इंटरसेक्शन F कितना हो गया फिर? 1/4 हो गया। वेरी गुड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया था। तो आई होप ये वाला सबका क्लियर है अभी? ऑल क्लियर बच्चों? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमने क्या निकाल दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाल दिया। हमने क्या निकाल दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल दिया। और हमने क्या निकाल दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल दिया। हमको क्या चाहिए बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has already been occurred। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। हो गया काम। E इंटरसेक्शन F आपका कितना निकला था बच्चों? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना निकला है बताओ? 1/4। both will be cancel out, so the final probability will become 1, so that will be the correct answer। सर So yes, सर टोटल आउटकम कैसे ले रहे दोनों में?
अगर एक हेड रहा, एक कॉइन, मतलब एक डाई रहा और एक कॉइन रहा तो कैसे लेंगे? अगर एक डाई रहा एक कॉइन रहा तो वो डिपेंड करता है कि कितना बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं। वो बोला, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अच्छा, पहले पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? यस। ये वाला एग्जांपल बच्चों सबका क्लियर है? कैसे पता चला? ई कैसे डिफाइन करेंगे, एफ कैसे डिफाइन करेंगे? सना मैं बता रहा हूं आपको कैसे टोटल क्वालिटी डिफाइन करते हैं। पहले ये वाला समझ लेते हैं। आई होप सबका क्लियर है। दो इवेंट में से ई कैसे कंसिडर करेंगे? जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा उसको ई कंसिडर करेंगे, जो ऑलरेडी हो चुका होगा उसको एफ कंसिडर करेंगे। ई और एफ मिल जाने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे? ई और एफ मिल जाने के बाद, am I audible? यस सर। हाँ, ई और एफ मिल जाने के बाद पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, फिर एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, बट फिर डायरेक्टली हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला व्हिच इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ अप्लाई कर देंगे एंड दैट फॉर्मूला विल बी गिवन। ये फॉर्मूला को लिख लिया ना सब कोई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, where probability of f must not be equal to 0. By using the simple concept we can apply all the basic formulas. So I hope ये वाला पहला एग्जांपल सबका क्लियर हो गया होगा। अभी सना जो आप पूछे कि कैसे डिफाइन करेंगे हम, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा, तो can I erase this? Sweta, just take the screenshot again. जी सर, हो गई। Very good. श्वेता, अभी कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में? सर 4। कौन कौन? श्वेता, स्वास्तिका, पूरबी, आदित्य। सना किधर गई? अभी थी तो? अभी नहीं है सर। नहीं, चल रहा क्लास चल रहा है 11:55 12:35। हाँ। हाँ? आज रात को पढ़ेंगे ना 22-13। आज मेरा नाइट पढ़ेंगे ना? हाँ? नहीं नहीं मत पढ़ो, क्यों और पढ़ो? अच्छा, स्टार्ट करें? कितने बच्चे हो गए? 4? नो प्रॉब्लम। अच्छा श्वेता, एम आई ऑडिबल? यस सर। पूरबी ऑडिबल? आदित्य ऑडिबल? सना किधर चली गई थी तुम? नेटवर्क कट गया था या पानी पीने गई थी? सना, एम आई ऑडिबल टू यू? स्वस्तिका, एम आई ऑडिबल? अच्छा, आदित्य सुनाई दे रहा है तो? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सना, कैन यू हियर मी? या नेटवर्क चला गया तुम्हारा? लाओ। अच्छा, स्टार्ट करते एग्जांपल। बुक है सबके पास, एनसीईआरटी निकालेंगे। पेज नंबर 2, सॉरी 2 बोलो, पेज नंबर 534, पेज नंबर 534 पेज निकालेंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। वहां निकला सबका?
पेज नंबर 534, एग्जाम्पल नंबर 2. Shweta, read the question. Sir, a family has two children. What is the Yes. probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? Okay. तो a family has two children, ठीक है. तो दो चिल्ड्रन अगर है तो उसका सैंपल स्पेस कितना होगा? आइदर दोनों गर्ल हो सकता है, दो चिल्ड्रन है मतलब एक गर्ल और एक बॉय कंसिडर करेंगे तो दो गर्ल हो सकते हैं, या फिर एक गर्ल एक बॉय हो सकती है, या फिर एक बॉय एक गर्ल हो सकती है, या फिर दोनों ही बॉय हो सकते हैं. तो सैंपल स्पेस ये हमने 11th में भी सीखा था, एक एक्सरसाइज पूरा था, हाउ टू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस, ठीक है ना. तो ये सैंपल स्पेस बनाना और निकालना सीखना बहुत जरूरी हो जा रहा है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि सैंपल स्पेस जब तक आप लोग नहीं निकाल पाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगा उधर. तो S निकल गया आपका इतना, N ऑफ S कितना निकलेगा पूरा भी? कितना निकलेगा? N ऑफ S कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सैंपल स्पेस 4. 8 नहीं होगा, हमने एक एक आउटकम्स को दो दो करके लिया है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है. आइदर गर्ल गर्ल या फिर बॉय बॉय या फिर गर्ल बॉय या फिर बॉय गर्ल, ठीक है. अभी कैसे मैंने बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मेन पार्ट है आपका ई और एफ निकालना, दो इवेंट को जज करना. मैंने क्या बोला था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद जो इवेंट होगा लेट दैट बी इवेंट ई, और गिवन दैट के बाद जो इवेंट होगा, गिवन दैट नो दैट वी नो दैट के बाद जो इवेंट होगा लेट दैट बी इवेंट एफ, जो कि ऑलरेडी हो चुका होगा. तो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन मुझे बताओ तो बच्चों ई कौन है, एफ कौन है? देख के आप लोग बताओ, सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो बताने का ई और एफ कौन कौन होगा. बहुत ही आसान है. किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है बताओ? Both the children किसका? are boys. बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज? तो बोथ आर बॉयज जो है हो गया, वो आपका क्या हो गया? इवेंट ई हो गया, जिसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है. गेटिंग क्लियर? और गिवन दैट के बाद क्या लिखा गया है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय. एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय. आ गया समझ में? ई एफ निकल गया तो उधर 60% आपका हो गया, और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. बस प्रोबेबिलिटी निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, फॉर्मूला डाल दो, विल गेट द आंसर, ठीक है. अच्छा क्या होगा बताओ तो? ई में कौन कौन आएंगे? ई में बोथ आर बॉयज, मतलब कौन सा आउटकम्स आएगा? ओनली बी बी ही आएगा ऑब्वियसली, यस और नो. तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? फेवरेट आउटकम्स 1 by टोटल आउटकम्स 4, so you are getting 1/4. गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? 1/4 निकल गया. ऐसे तो आपको प्रोबेबिलिटी ई का जरूरत नहीं गिर रहा है, क्योंकि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है वी हैव टू डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फिर भी निकाल देंगे तो काम खत्म हो जाएगा. एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कौन कौन होगा बताओ तो? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, मतलब एक एटलीस्ट बॉय होना चाहिए, मिनिमम एक बॉय होना चाहिए. कौन कौन लेके बताओ? बी कोमा जी को कंसिडर कर सकते हैं, जी कोमा बी को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर बी कोमा बी को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए. दो बॉय भी ले सकते हैं, बट गर्ल गर्ल हम नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे एक भी बॉय कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो आइदर बीजी या फिर जीबी या फिर बीबी. तो इधर में एन ऑफ एफ कितना निकल गया बताओ जल्दी से? 3/4. क्या इतना तक सबका क्लियर? क्या इतना तक सबका क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बताओ? इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है? बी बी, इधर बी बी, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन एफ में आपका ओनली बी बी वी कैन कंसिडर. तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन भी कितना हो जा रहा है? फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 4, सो वी आर गेटिंग एज 1/4. क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतना तक सबका क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया. ये तो चाहिए नहीं, फिर भी मैंने निकाल दिया है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होता है श्वेता? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ? T of E intersection F by probability of F. T of F. So E intersection F we have as 1 by 4. Probability of F we have as 3 by 4. 4 and 4 will be cancelled out. So we are getting the final answer as 1 by 3. So this is the final answer. Is that clear? So very simple question and very simple answer also. क्लियर है? Yes sir. पूरा भी क्लियर? Yes sir. आदित्य, पूजा, स्वस्तिका, करीना, ऑल क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हो ना 534 पेज में? उधर में ऑलरेडी दे दिया है P of A, P of B, P of A इंटरसेक्शन B। निकाल देना, उसको मैं नहीं कर रहा। ठीक है, 3 नंबर एग्जाम्पल में आते हैं। श्वेता, रीड द 3 नंबर एग्जाम्पल। 10 cards number 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly and then... Wait. 10 cards are numbered 1 to 10. 1 to 10 cards are there. So sample space will be how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, क्योंकि 10 तो कार्ड है। तो एन ऑफ एस कितना निकल गया? 10 निकल गया। इतना तक सबका क्लियर? हाँ, अभी पढ़ो। नेक्स्ट क्या लिखा है? Mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. Drawn randomly. तो 10 कार्ड था, उधर से मैंने एक कार्ड को रेंडमली चूज किया। हाँ, if it is known that, तो from the question मैंने क्या बोला आप लोग को? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आपका ई और एफ आप डिफाइन कर दे रहे हो, उसका 60% आपका आंसर वहीं पे निकल जा रहा है। तो मैंने आपको 2 टर्म बोला था, कहीं कहीं पे गिवन दैट लिखा रहता है, कहीं कहीं पे इट इज नोन दैट लिखा रहता है। तो अभी आप लोग ये मत करना कि सर आपने तो ये नहीं बोला था। मैंने बोला था, आप लोग सुने नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज नोन दैट the number on the drawn card is more than 3. It is known that. तो मुझे बताओ कि उसको हम ई में रखेंगे या फिर एफ में रखेंगे? इट इज नोन दैट को एफ में रखेंगे। तो क्या रखेंगे उसको? द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड is more than 3. is कितना than 3? more than 3. तो जो ड्रॉन कार्ड होगा उसका जो नंबर होगा वो more than 3 होगा। मतलब we can consider 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 like that। ठीक है, कॉमा लास्ट में सेंटेंस क्या लिखा है? what is the probability? मैंने क्या बोला था आपको? what is the probability मतलब जिसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, और वो कौन सा इवेंट हो जाएगा? इवेंट ई। किसका निकालना है? इट इज एन इवन नंबर। तो the card is an even number। क्या ये सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या ये सबका क्लियर है बच्चों? ई निकल गया, एफ निकल गया, मतलब इवेंट निकल गया। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं। अच्छा, ई अगर दिया है इवन नंबर, कौन कौन आएगा बताओ तो? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, और कौन आएगा? 10 आएगा ऑब्वियसली। और मोर देन 3 में कौन कौन आएगा बताओ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ये ई एफ निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट 10, इधर 5 है, तो ये कितना हो गया? 5/10, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल गया सबका, जो कि नहीं चाहिए, फिर भी मैंने निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना निकला बताओ? 1 के 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7/10, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। ठीक है, और अभी निकालेंगे क्या? ई इंटरसेक्शन एफ। कॉमन एलिमेंट चेक करो, किधर किधर है? 4 है, 6 है, 8 है, और कौन है? 10 है, 2 नहीं है इधर। ठीक है, तो कौन कौन हुआ फिर? 4 है, 6, 8 है, 200। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना निकला?
ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकला बच्चा लोग? 4/10, दैट इज 2/5। सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जब निकालेंगे कितना होगा बताओ तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ आपका निकला है कितना? 2/5। एफ निकला है कितना? 7/10। सिंप्लीफाई कर दो तो 2/5 इंटू 10/7 काट दो, कितना निकला? 4/7 as the final answer. So getting clear? This is also very much clear now, and I hope कि हमने जो हमारा 1 घंटा 45 मिनट इन्वेस्ट किया, हम कहीं ना कहीं अभी कर पाएंगे सारा क्वेश्चंस को, बताएंगे थोड़ा। इज दैट वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन? यस सर। और एक एग्जाम्पल मैं करवा दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 ही। बाकी जितना एग्जाम्पल रहा आइदर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं मैं अभी कर दूंगा। 4 कर दे रहा हूं, पढ़ो 4 नंबर। Can I? अच्छा श्वेता, टेक दिस स्क्रीनशॉट क्विकली। यस सर। जी सर, हो गया। वेरी गुड। सो कैन आई इरेज दिस? भूख लग रहा है क्या आप लोगों को? रवि, स्वस्तिका? नो सर। भूख नहीं लग रहा है तो समझ में आ रहा है तो जो भी हम पढ़ रहे हैं हम? यस सर। अच्छे से समझ, अच्छे से आ रहा है तो? श्वेता, स्वस्तिका? सर 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 सर। हाँ सना, आप आ गए? कहाँ थे बोलो? अरे सर, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था और आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही नहीं दिख रहा। रुकिए सर, एग्जाम्पल 3 समझा दें। ओ अरे कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मुझे पता है कितने बच्चे कितना सीरियस है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए आफ्टर द क्लास जो पार्ट में नहीं समझाया होगा वो थोड़ा सा देख लेना। तो थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया बस। और एक एग्जाम्पल करेंगे, अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलेगा तो? सर वो पहले वाला भी डाउट था। पहले वाला ही डाउट था? ओहो, क्या था? कौन सा एग्जाम्पल बताओ? सर वो जो नहीं करा रहे थे, वो जो एटलीस्ट 1 हेड, वो वाला हम जो पूछ रहे थे कि अगर कॉइन और डाई दोनों हुआ तो उसका अच्छा, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत बढ़िया। अच्छा, सीधा फिर एग्जांपल 7 में चलते हैं, वहां से ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, आपका आंसर भी पता चल जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। श्वेता, रीड द क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल। हाँ सर अभी बताओ। कौन सा करा रहे थे? अभी 2 और 3 हमारा कंप्लीट हुआ, 3 एंड 4, 1 2 3 4 कंप्लीट हुआ। नहीं 1 2 3 उसके कंप्लीट हुआ। बाद सर उसके वो एग्जाम्पल के बाद कितने एग्जाम्पल कराए? और इसके बाद अभी 5 6 करवाने वाला था, बट मैं डायरेक्टली 7 करवा दे रहा हूं, तो 7 में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है? नहीं सर, वो पूछ रहे, वो जो एग्जाम्पल करा रहे थे एटलीस्ट हेड, उसके बाद कितना कराए? एटलीस्ट हेड बार के बाद हमने 2 किया है, 2 किया है। एक किया है फैमिली वाला, एक किया है कार्ड वाला। हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या करें अभी? सर कार्ड वाला ही समझना था। ठीक है, सुनो, समझा? ध्यान से सुनेंगे और एक बार, थोड़ा सा अच्छा और एक बार देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 में था, बुक है सबके पास? सुना, ध्यान से देखो। वो बोला था 10 कार्ड्स आर देयर, 10 ठो कार्ड दिया गया है, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा? वो बोल दिया है कि 1 से लेके 10 तक का कार्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो n ऑफ s कितना हो गया? 10 हो गया।
मेनली सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए कि कैसे हम सैंपल स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं। अभी समझ में आया? वो बोल दिया है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। तो ऑब्वियसली बात है कि 1 से लेके 10 तक का कार्ड है तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 से लेके 10, तो n ऑफ s कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डन? क्लियर? अभी आपको दो इवेंट को चूज करना है, ई इवेंट और एफ इवेंट। सना ध्यान से सुनो, अभी मैंने समझा दिया है सबको, आप ध्यान से सुनो। आपको दो इवेंट चूज करना है, वन इज ई, वन इज एफ। ई इवेंट किसको बोला था? ई इवेंट हम किसको लेंगे? जिसका आपको प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा। और एफ जो इवेंट है वो किसको लेंगे? जो ऑलरेडी गिवन होगा, जो ऑलरेडी गिवन होगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, उसके बाद वाला सेंटेंस को पढ़ो क्या लिखा है, रीड करो। सना रीड द क्वेश्चन, वो वाला उसके बाद वाला सेंटेंस। सर एक्चुअली वो वाला बुक मेरा भाई लेके गया कॉलेज, वो भी अच्छा ट्वेल्व अच्छा, में गया। तो ओके तो क्वेश्चन इज द 10 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्स्ड अप थॉरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन। 10 तो कार्ड था, रेंडमली उसको सफल किया गया और वहां से एक कार्ड हमने निकाला। समझ में आ गया? फुल स्टॉप के बाद लिखा है इट इज नोन दैट, given that it is known that, same concept है, it is known that the number on the drawn card is more than 3। तो पहले से गिवन है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो more than 3 होना चाहिए। तो मैं more than 3 मतलब वो गिवन है, तो गिवन वाला प्रोबेबिलिटी और इवेंट को हम कहां पे रखेंगे? ऑब्वियसली यहां पे रखेंगे, एफ में रखेंगे। तो एफ विल बी व्हाट? एफ विल बी द नंबर on the drawn card is more than 3। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? डन? फिर बोला है कॉमा देके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए इवन नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए इवन नंबर, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो ऑब्वियसली वो कहां पे रहेगा? ई में। इट इज एन इवन नंबर। मुझे बताओ इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं? ई और एफ कैसे डिफाइन किया हमने? पहले एन ऑफ एस ई एफ। अच्छा, इट इज एन इवन नंबर। इधर से इवन नंबर कौन कौन आ रहा है? 2, 4, 6, 8, 10। डन? और द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। मोर देन 3 मतलब कौन कौन आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? तना क्लियर है इतना तक? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा फिर बताओ? फेवरेबल आउटकम 5 बाय टोटल आउटकम 10, सो दैट इज 1/2। क्लियर है? एफ कितना निकलेगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, फेवरेबल आउटकम 7, टोटल आउटकम 10, तो कितना निकला? 7/10। ये भी क्लियर है? सर मतलब दोनों का ही अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिखना है पहले। ऑब्वियसली ई और एफ जो इवेंट निकला तो पहले पी ऑफ ई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ई का ऑब्वियसली इवेंट के अनुसार उसका प्रोबेबिलिटी 5/10 हुआ, एफ के अनुसार उसका प्रोबेबिलिटी हुआ 7/10, तो उसका ऑब्वियसली अलग अलग निकले। मे भी सेम भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है इवेंट हमारा क्या। समझ में आ गया? फिर हम निकालेंगे उनका इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन जब तक नहीं निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देखो, ये दो सेट है, ये वाला सेट और ये वाला सेट। इंटरसेक्शन कौन आ रहा है? मतलब कॉमन एलिमेंट। 4 इधर है 4, 6 इधर है 6, 8 इधर है 8, 10 इधर है 10। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन हो गया वो कितना हो गया? 4, 6, 8 एंड 10। ये भी क्लियर? तो अगर ये हो गया 4, 6, 8 और 10, तो आउटकम्स विल बी हाउ मच? फेवरेबल आउटकम्स विल बी 4 एंड टोटल आउटकम विल बी 10, so that will become 2/5। ये भी क्लियर? यस सर। तो फाइनली we need to find out the conditional probability of E by F. This is the formula, probability of E by F. The formula will be given by, formula के टाइम तुम थे कि नहीं? The formula will be given by probability of E intersection F divided by probability of F. Probability of E intersection F वो ऊपर में रहेगा हमेशा,
डिवाइडेड, किसको डिवाइड करेंगे? दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, एफ का प्रोबेबिलिटी, नॉट ई का प्रोबेबिलिटी। ई का करेंगे तो गलत हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू ई बाई एफ। आपका कितना निकला था? 2/5। एफ का कितना निकला? 7/10। तो सर ई का तो कुछ यूज नहीं हुआ, ई का कुछ यूज नहीं होता है, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने निकाल दिया था। तो दैट विल बिकम कितना? उसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू ये हो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/7, ये कैंसिल हो गया 2, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी 4/7। So in this way we can solve the respective questions. So I hope now it is very much clear. Yes sir, clear. So it is about to 1 PM. तो I hope आज के लिए इतना more than enough है। नहीं, मैं तो और पढ़ा दूंगा, बट अभी स्कूल छुट्टी हो जाएगा, स्कूल वाले मुझे निकाल देंगे इधर से। तो आज के लिए इसको यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग को जितना मैंने अभी तक समझाया उसको अप्लाई करके आप लोग आसानी से एक्सरसाइज को कर सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से आप लोग एक्सरसाइज को कर सकते हो। बट फिर भी कल वाला जो क्लास है कल मैं रखूंगा, अभी कंटिन्यूसली थोड़ा रख लेंगे क्लास, जिसमें कि कल वाले क्लास में और जो एग्जाम्पल बाकी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज का जितना मेन क्वेश्चन है जो कि नहीं कर सकते आप लोग, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको समझा दूंगा। और आप लोग बट ट्राई करके आना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे ट्रैफिक में पढ़ा दिया आप लोग का हो गया। आप लोग भी ट्राई करके आना, जो भी डाउट रहेगा कल हम कंप्लीट कर देंगे 13.1 को। एंड मतलब टोटल में 6 क्लास लूंगा आपका, 6 क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कहानी खत्म कर देंगे। क्लियर? देखो मैं पढ़ाऊंगा, एक बच्चा आएगा तो भी मैं जैसे पढ़ाऊंगा, 35 बच्चे आएंगे तो भी सेम ही पढ़ाऊंगा, मैं स्किप नहीं करूंगा। स्किप करना होता तो मैं 1 घंटा में खत्म कर देता। मैं परफेक्टली स्टार्ट किया था 11:45 से, बच्चे आते आते स्टार्ट हुआ, 11:50 को स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 11:55 को, नाउ इट इज 12:55, ठीक है, सॉरी 10:55 को हमने स्टार्ट किया था, इट इज ऑलरेडी 1:55, ठीक है। ऑलरेडी 2 आवर पूरा कंटिन्यूअसली हमने किया। तो वो डिपेंड करता है जो बच्चा, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर में गया नहीं था, बस पानी पी रहा था बीच बीच में, वरना इतना धूप है कहाँ किधर टपक पड़ा। तो इसीलिए आई होप पूजा इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। पूजा आप पहले से थे? Yes sir. करी, ओके, करीना इट इज क्लियर? करीना इट इज क्लियर टू यू? Yes sir. पूरबी ऑल क्लियर? Yes sir. श्वेता डन? Yes sir. आदित्य, आदित्य किधर गया? नहीं है। स्वस्तिका इट इज क्लियर टू यू? Yes sir. ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका am I audible? Yes sir. मेरा आवाज आ रहा है बच्चों? Yes sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट ट्राई करके आप लोग आना 13.1 का जितना भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है और डाउट्स है, कल वाले क्लास में हम इसको सम अप करेंगे। मिलते हैं, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you sir. थैंक यू। ओके, एंड कर रहा हूं क्लास को।